नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। हालांकि ये खुशी बहुत देर तक कायम नहीं रही और ऊपरी स्तरों से बाजार काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे भी आया, लेकिन फिर से रिकवरी मोड में है और 22,000 के ऊपर है। बिल्कुल बॉर्डर पे 22,003 का स्तर देखने को मिल रहा है। 164 अंकों की मजबूती। 21,989 पे खुला। 22,080, 22,081 का हाई भी दिखाई दिया हमको, लेकिन उसके बाद से एक तेज गिरावट, एक तेज प्रॉफिट बुकिंग जो है, मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी और 21,941 तक निफ्टी गया। लेकिन अभी थोड़ी सी रिकवरी है, वहाँ से 50-60 अंकों के आसपास की रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये क्लोजिंग बेसिस पे क्या आंकड़े निकल करके आते हैं। लेकिन कल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा। कल जिस तरीके से यूएस फेड की तरफ से जो संकेत मिले हैं कि 2024 में जो है 3 रेट कट हो सकते हैं, उससे आज जो है बाजार में उत्साह देखने को मिला और यही स्थिति जो है क्रॉस द बोर्ड बनती हुई दिखाई दी। मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी दिनों बाद, करीब 4-5 दिनों की गिरावट के बाद जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है। एनएससी पे अगर नंबर देखें तो 2086 शेयर ऐसे हैं जिनमें मजबूती देखने को मिल रही है और महज 400 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन फेड के नतीजों के आसपास क्या कुछ बाजार की दिशा रहती है, जरा उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, 22 मार्च 2023 की बात अगर करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पॉलिसी के पहले दिन जो है, पॉलिसी के दिन जो है उस दिन हमने देखा कि करीब 75 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। 3 मई को जब फेड की बैठक हुई थी तब 166 अंकों की मजबूती देखने को मिली थी। जून में जो बैठक हुई उसमें 68 अंकों की गिरावट। जुलाई में जो बैठक हुई उसमें 118 अंकों की गिरावट निफ्टी में। सितंबर में जो बैठक हुई उसमें 159 अंकों की गिरावट। लेकिन नवंबर के बाद से स्थितियां बदली हैं। नवंबर में हमने देखा 144 अंक निफ्टी चढ़ा नेक्स्ट डे जो है, जिस दिन पॉलिसी आई। उसके अलावा दिसंबर की बात करें तो 200-250 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि उम्मीदें बढ़ गई थी कि अब शायद ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू हो सकता है। जनवरी में जो बैठक हुई उसमें मामूली गिरावट एक रही 29 अंकों के आसपास की। और आज जो है अगर हम देखें फेड की बैठक के बाद तो काफ़ी शानदार तेज़ी, करीब 0.25% से ज़्यादा की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है, जबकि बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला है। तो ये पिछले 1 साल के आंकड़े कि जब अमेरिका में फेड की बैठक होती है क्या कुछ स्थितियां बाजार की रहती हैं, किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म करता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत इसी बात पे करेंगे कि अब बाजार के अंदर क्या ये रिकवरी के संकेत तो मान लें कि अब गिरावट पूरी हो गई है, अब धीरे धीरे करके जो है अपना खरीदारी करना शुरू करें, या फिर अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए, बाजार को सेटल हो जाना चाहिए, हो जाने का मौका देना चाहिए। खबरों वाले शेयरों में बहुत सारे आज पीएसयू शेयर हैं जिस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं, और उनमें से बहुत सारे शेयर ऐसे भी हैं जिन पर कि आप सवाल पूछते हैं, तो उन पर भी डिटेल में बातचीत होगी। आईपीओ सेगमेंट में आज एक लिस्टिंग देखने को मिली है और वो लिस्टिंग बहुत शानदार नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। लगातार 4 आईपीओ फ्लॉप होने के बाद कम से कम पॉजिटिव लिस्टिंग रही है। अभी आपको क्या करना चाहिए ये भी बातचीत करेंगे, और आखिर में चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट तो हर रोज़ की तरह रहेगा ही। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। पिछले 3 दिनों से हम बातचीत कर रहे थे फंडामेंटल के आधार पर बाजार किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे तकनीकी तौर पर चार्ट्स पर बाजार कैसा लग रहा है, और हमारे साथ किरण जानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज के हमारे खास मेहमान। और मनी नाइन में किरण जी पहली बार आ रहे हैं। किरण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। जयनाम ब्रोकिंग के रिसर्च हेड हैं, जयनाम ब्रोकिंग के रिसर्च हेड हैं किरण जी, और तकनीकी और डेरिवेटिव दोनों तरीके से बाजार को देखते पड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो बाजार पे आपकी राय, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को आप, और क्या ये रिकवरी हम मान के चलें क्योंकि अब इलेक्शन का समय नज़दीक आ रहा है, क्या ये गिरावट का दौर पूरा हो चुका है या अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ही रहना चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे आपने भी शुरुआत में कहा कि फेड की पॉलिसी के बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक रिकवरी का दौर स्टार्ट हुआ है। आपने भी 1 साल के जो जिस तरह से डेटा दिखा है कि लास्ट 1 साल में फेड का जो डिसीजन आया था उसके ऊपर से मार्केट में किस प्रकार की वोलेटिलिटी हमने देखी थी। लास्ट ईयर से ही हम सुनते आ रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, और उसके चलते हुए मार्केट में हमने हर बार एक रैली देखी थी। लेकिन लास्ट नवंबर दिसंबर में हमने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना फेड की तरफ से कि रेट कटौती जो होने वाली है वो शायद इस कैलेंडर ईयर में सेकेंड हाफ में हो, यानी कि 2024 के अंदर होगी, लेकिन जून महीने के बाद होगी। अब कल शाम को जो जिस तरह से न्यूज आई है, अगेन फेड ने सबको सरप्राइज किया है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई फेड के अंदर अभी रेट कट नहीं आ सकता है, उन्होंने 3 रेट कट कटौती देके सबको सरप्राइज किया, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी है। अब इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो जिस तरह से टेक्निकली हम देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, सो निफ्टी नवंबर महीने के बाद फर्स्ट टाइम 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कल उसका क्लोजिंग था।
लेकिन बिकॉज आज फेड के कल शाम जिस तरह से फेड का डिसीजन आया, हम देख रहे हैं कि 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 22,000 का लेवल आप देखोगे तो मेकर ब्रेक लेवल है। नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी है, ट्रंकेट वीकेंड है, और 22,000 के ऊपर आप देखोगे तो कॉल और पुट राइटर्स का एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ कॉल राइटर्स काफी हैविली ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा। तो देर आर चांसेस के 22,000 को क्रॉस करने में थोड़ा समय लगेगा। आज जिस तरह से गैप अप हुआ है, मेरे हिसाब से इस गैप अप को चेज नहीं करना चाहिए। जिनके पास भी है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए। नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अभी हमें करना है, जो ट्रेल करना है वो 21,900 का रहेगा। जब तक 21,900 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। 22,000 के ऊपर हमें देखा रहेगा कि आज मार्केट सेटल होता है कि नहीं, क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो आज मार्केट 22,000 के ऊपर है, उसके चांसेस कम है। एक्सपायरी 21,950 से लेके 22,000 के बीच में रहेगी। अगर 21,950 इंट्राडे में ब्रेक किया तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 21,950 का स्टॉप लॉस, मीडियम टर्म के हिसाब से 21,900 का स्टॉप लॉस। ऊपर में जैसे ही आज का अगर क्लोजिंग 22,000 के ऊपर, आज की एक्सपायरी 22,000 के ऊपर आती है, तो देर आर चांसेस कि हम 22,200 तक की भी एक रैली देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में मिला जुला कारोबार हो रहा है। कल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्राइवेट बैंक में एक अच्छा खासा पुल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, जबकि पीएसयू बैंक इतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। आज भी आप देखोगे तो कोटक बैंक में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। उसके चलते हुए बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक तेजी हम देख रहे हैं। 46,000 का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत अच्छी तरह से बैंक निफ्टी ने क्लियर कर दिया है। तो एज ऑफ नाउ 46,500 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से आप बैंक निफ्टी लॉन्ग करो तो कर सकते हो, लेकिन 46,500 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अगर 46,500 ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो फिर वहां से वापस हम गिरावट देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी के अंदर 21,900 और बैंक निफ्टी में 46,500, ये दोनों लेवल को ध्यान में रख के आप तेजी के कारोबार को कंटिन्यू कर सकते हैं। तेजी के कारोबार को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन लेवल आपको निफ्टी में ध्यान रखना होगा। इंट्राडे के लिए 21,950, मीडियम टर्म के लिए 21,900, और अगर 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर जो है 22,200 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मानना है किरण जी का। बड़ी संख्या में सर आपसे सवाल पूछने के लिए दर्शकों की कतार लगी हुई है, और हमारी आज के यूट्यूब पे जो पहली दर्शक हैं वो हैं दीप्ति भारद्वाज जी। दीप्ति भारद्वाज जी कह रही हैं विपुल सर को राधे राधे। आपको भी राधे राधे। दीप्ति जी कह रही हैं मेरे पास इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 100 शेयर ले रखे हैं 65 रुपये 80 पैसे के भाव पर, 3 महीने तक होल्ड कर सकती हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे सर इन्होंने 65 रुपये 80 पैसे के भाव पर ख़रीदारी की हुई है। अभी का भाव अगर हम देखें तो वो देखने को मिल रहा है करीब करीब 58 रुपये के आसपास का। 6-7 रुपये का नुकसान है। आज चूँकि पीएसयू बैंक्स में रैली है तो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, करीब 2.75% ऊपर। हालांकि पिछले 1 महीने में करीब 14-15% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। क्या सलाह देंगे सर आप इनको आईओबी पे? आईओबी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल हम डेली चार्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊपर में 82 के हाइस बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि काउंटर एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना रहा है। लेकिन जिस तरह से लास्ट वीक में एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न आप देख रहे हो, जिस तरह से आप भी चार्ट दिखा रहे हो, वहां पे हम एक बुलिश एंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख रहे हैं जिसका लो जो है वो 55 का है। हालांकि इनकी खरीदारी 65 के लेवल के आसपास की है, तो वो अभी लॉस में है। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल मार्केट का सेटअप दिख रहा है हमें, मुझे लग रहा है कि 55 के स्टॉप लॉस से इनको होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी है, एवरेज यहाँ पे मत करना आप। 55 का स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए इसको। कोई भी ऊपर में अगर आपको उछाल मिलता है तो 65 से लेके 68 के बीच में आप वेट करना कि वहां तक लेवल आए, तब तक आप इसको होल्ड करोगे 55 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे ही 65 का लेवल क्रॉस होता है आप वापस एक बार यहाँ पे कॉल करके आपका चार्ट रिव्यू करा लीजिए, और जो 55 का स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके हम 60 ले लेंगे। तो एज ऑफ नाउ 55 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड, टारगेट रहेगा 65 टू 68। 65 to 68 ये लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ सकता है। और अगली दर्शक हमारे साथ आरती जैन जी का प्रश्न आया है। कह रही हैं कि सर प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। बिल्कुल आपका सवाल ले रहे हैं सर। और कह रही हैं कि मैं टाटा पावर और टाटा मोटर में क्या अभी खरीदारी कर सकती हूँ, क्योंकि इनमें करेक्शन काफ़ी आ चुका है। क्या ये और ज़्यादा नीचे जाएगा? क्या कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तो टाटा पावर आज हम अच्छी रिकवरी देख रहे हैं, 3% के आसपास, करीब 2.75% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। टाटा मोटर्स में भी हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छा एक मूव देखा था। अभी क्या करना चाहिए सर? टाटा पर ही 2 सवाल हैं, टाटा मोटर्स को लेकर के और टाटा पावर को लेकर के। क्या इनमें से कोई कंपनी आपको आकर्षित कर रही है करंट लेवल पे खरीदारी के लिए? सो हम स्टार्ट करते हैं टाटा पावर के साथ। जिस तरह से पावर सेक्टर के अंदर हमने देखा था कि बीच में एक जो उनका कंसोलिडेशन जोन था वहां से ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अगेन ओवरऑल मार्केट वीक होने के कारण हम देख रहे हैं कि पावर सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन टाटा पावर की बात करूं तो मार्केट में जितना डैमेज हुआ है उतना डैमेज टाटा पावर में नहीं हुआ है।
तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से टाटा पावर में अगर उनको फ्रेश एंट्री लेनी है या उनके पास होल्डिंग में है तो मेरे हिसाब से होल्ड कर रखे। जितने भी दर्शक मित्र हमें देख रहे हैं उनके लिए भी अगर टाटा पावर में उनको फ्रेश एंट्री करंट मार्केट प्राइस से करनी है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली करनी चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन यहाँ करना है वो 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आप 370 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर कंटिन्यू कर सकते हो या नया फ्रेश भी ले सकते हो। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट है 430 435 तक की रैली डेफिनेटली हम टाटा पावर में देख सकते हैं। और दूसरा जो कॉल है हमारा वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे तो देख रहे हैं हम कि ऊपर में ऊपर से जो एक करेक्शन आया था कहीं ना कहीं नीचे जो 950 940 का सपोर्ट है उसके आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। वहां से वापस हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में आज आता हुआ देख रहे हैं हम। और ओवरऑल ऑटो सेक्टर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मारुति हो गया आइशर मोटर हो गया वहां पे एक अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर में भी करंट मार्केट प्राइस से अगर लॉन्ग करना है तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 930 935 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ आप टाटा मोटर में भी खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो टाटा पावर, टाटा मोटर दोनों पे कवरेज हो गई, दोनों पे बातचीत हो गई। अगला सवाल है सर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के ऊपर, एससीसी के ऊपर, और कई सारे सवाल हैं इसमें। स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं कि वो गुड आफ्टरनून विपुल जी, आई वांट टू बाय एचसीसी, बताइए कभी खरीदना चाहिए कि नहीं। अंश सिंह एंड वन सिंह कह रहे हैं कि इनके पास इन्होंने 900 हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के शेयर ले रखे हैं 36 रुपये 67 पैसे के भाव पर। इनका नज़रिया 6 महीने का है। और भी एक दो दर्शक हैं जिनके प्रश्न आए हुए हैं इस पर, तो सभी के प्रश्नों का उत्तर एक ही प्रश्न में हम ले लेते हैं। अभी सर क्या करना चाहिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में? अभी आज 5.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही, 33 का लेवल देखने को मिल रहा है। अब जिन लोगों ने खरीदारी कर रखी है ऊपर के भाव पे, जैसे कि अंश सिंह जी की खरीदारी 36-37 रुपये के आसपास की है, और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं आज की रैली को देख करके, क्या अभी करंट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं? आपकी क्या सलाह रहेगी? एचसीसी या तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो नीचे के लेवल से एक अच्छी खासी तेजी हम देख चुके हैं। अप्रैल 2023 में ये स्टॉक 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से लेके ऑलमोस्ट आप देखो तो अभी तक 12 महीने हुए भी नहीं और स्टॉक में 47 यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 3 टाइम्स की रैली हम देख चुके हैं। अब वहां से जिस तरह का करेक्शन आया है एज ऑफ नाउ 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और कहीं ना कहीं एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसके सपोर्ट के साथ भी ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास है या तो नई खरीदारी करनी है वो डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट यहाँ नजदीक नजदीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से 28 या तो 29 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो, कोई भी गिरावट आए तो वहां पे भी लॉन्ग कीजिए, और 28 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली इसमें आप नया इन्वेस्टमेंट या तो आपका होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हो। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है आपको ऊपर में ध्यान रखना पड़ेगा 35 का लेवल। जैसे ही 35 का लेवल क्रॉस होगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 40 तक की रैली वापस देख सकते हैं। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जो है वो जुड़ चुके हैं। जसप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, माफ़ कीजिएगा, मनमीत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं मनमीत जी आप? जी बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। हम भी बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं? जी चेन्नई से बोल रहे हैं, मैं दूसरी बार कॉल कर रहा हूँ आपको। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। तो चेन्नई में मनी9 के कार्यक्रमों को पसंद किया जा रहा है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑफिस पे भी पसंद किया जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको दूसरी बार कॉल किया। आपने अशोक लेलैंड पे होल्ड करने का बोला था जी। अभी मैं उसको मैं होल्ड अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक और शेयर के बारे में पूछना था, पराग मिल्क फूड। पराग मिल्क फूड, ये मैंने अच्छा। 50 शेयर लिए हैं 239 के भाव पे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको लॉस बुक करें कि होल्ड करें। अब पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हालांकि अब चूंकि बाजार गिरा है तो सभी शेयरों में दबाव देखने को मिला है। 239 पे आपने लिया हुआ है, हालांकि इसमें ठीक ठाक करेक्शन आ गया है। एक महीने के अंदर ही 21% से ज़्यादा ये शेयर जो है करेक्ट हो चुका है। सर, अब इनकी खरीद तो काफ़ी ऊपर की है। इस शेयर में भी काफ़ी शानदार रैली रही थी, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग है, जो गिरावट है, वो काफ़ी तेज़ी से गहराती हुई दिखाई दी है। आप कैसे देख रहे हैं? अब चूँकि 39 रुपये का नुकसान इनको हो रहा है पर शेयर का, तो अभी होल्ड करना चाहिए, एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? सो पहले तो डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको, पराग मिल्क ऑलरेडी हमारे कस्टमर और हमारे जो एसोसिएट है वो होल्ड कर रहे हैं। हमने इसमें बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था 150 160 के आसपास से ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया था। करीबन हम देख रहे हैं कि जुलाई या अगस्त में ये ब्रेकआउट आया था। उसके बाद आप देखोगे तो पराग मिल्क का जो वीकली चार्ट है वहां पे क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिला था। उस ब्रेकआउट को चलते हुए हमने ये स्टॉक बाय किया था। जिस तरह से आप वीकली चार्ट को वापस एनालाइज करोगे तो ऊपर में कहीं ना कहीं 270 280 का एक लगता रेजिस्टेंस था। स्टॉक में एग्जैक्टली वही हाई बना के वापस वो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है।
एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी है, और जो इसका मोमेंटम इंडिकेटर है उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। उनको यहाँ पे अगर वो रिस्की ट्रेडर है या थोड़ा बहुत भी रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको पोजीशन ऐड भी करनी चाहिए। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको फॉलो करना रहेगा, वो है 180 का। अगर ये स्टॉक 180 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ पे नई खरीदारी भी कर सकते हैं और आप अपनी पोजीशन भी होल्ड रख सकते हैं। इनिशियली जो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 260 का। जैसे ही 260 का लेवल क्रॉस होगा तो वहां से एक फ्रेश रैली भी देखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ से 20 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है और 60 रुपीज का टारगेट बन रहा है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से नई खरीदारी भी कर सकते हो और होल्ड भी रख सकते हैं। जी चलिए, इस बीच विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद वर्मा जी, बातचीत करने के लिए। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे? हम बहुत अच्छे हैं विनोद जी, कहाँ से बोल रहे हैं, आप कैसे हैं? सर बढ़िया है, खंडवा से बोल रहा सर, एमपी। चलिए खंडवा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और क्या कर रहे हैं वहाँ पर आजकल आप? सर प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मेरा ऊर्जात एनर्जी पे है जी। 5,000 शेयर लिए थे सर, 5 रुपए 5 पैसे के भाव पे। तो ये क्यों लिए आपने, मतलब कोई खास वजह थी आपको, मतलब किसी ने कोई सलाह दी थी, खुद आपने कोई रिसर्च की, क्या सलाह, क्यों लिया आपने? सर वो उससे ही लिए थे सर। देखिए किसी भी शेयर में इसलिए मत एंट्री लिया कीजिए कि वो सस्ता है, 5 रुपए का है, 6 रुपए का है। जो सस्ता है वो और सस्ता हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि किरण जी इसको ट्रैक भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे, और ऐसे शेयरों पे फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 5,000 शेयर आपने लिए हुए हैं, करीब 25,000 रुपये का आपका निवेश है, और अब ये शेयर करीब 2 रुपये के आसपास आ गया। इस शेयर को ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 2 सवा 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप अपनी काफ़ी रकम तो खो चुके हैं, करीब 50% रकम तो खो चुके हैं। कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे किरण जी आप इस पर? नहीं, मेरे हिसाब से हम एक्चुअली ये स्टॉक पर ट्रेड नहीं करते, और जैसे आपने बताया, बहुत राइटली बताया कि स्टॉक का भाव कम है, जो सस्ता है वो अच्छा है, इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। कंपनी के बारे में आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए टेक्निकली या फंडामेंटली, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑलरेडी आप अपना कैपिटल यहाँ पे आधा कर चुके हो। मेरे हिसाब से कोई भी अगर इसमें आपको ऊपर के लेवल्स मिलते हैं 3.5 4.5 के आसपास, तो एक बार के लिए लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। तो कहीं पर भी कोई मौका मिले सर, कोई रैली आए, कोई खबर के चलते उस शेयर में उछाल आए, निकल जाइए, क्यों ऐसी जगहों पे फंसे रहना। नेहा सिद्दीकी जी का सवाल आया है, कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर। वेरी गुड आफ्टरनून नेहा जी, कैसी हैं आप? कह रही हैं प्लीज़ मेरा क्वेश्चन आज ज़रूर ले लें आप, बिकॉज मैं आपके शो का बेसब्री से वेट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। और कह रही हैं मेरे पास ओरिएंट ग्रीन पावर के हैं शेयर, 3,000 शेयर सर इन्होंने लिए हुए हैं 27 रुपये के भाव पर। कह रही हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। ओरिएंट 27 पे लिए हैं, आज अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का, इस पर 19 रुपये 35 पैसे का, लेकिन इनकी खरीद से अभी दूरी काफ़ी अच्छी खासी है। इस शेयर में भी पिछले एक महीने में 18-18% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ओरिएंट ग्रीन पावर के ऊपर? आज अपर सर्किट लगा हुआ है। ओरिएंट ग्रीन पावर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल हमने बात की थी कि पावर सेक्टर के अंदर हम तेजी देख रहे हैं, ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से ट्रेड कर रहा है। 3.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यही स्टॉक की बात कर रहे हैं, राइट? जी जी जी, नहीं कौन, 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है पावर, यस। तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो पावर सेक्टर के अंदर डेफिनेटली हमें तेजी देखने को मिल रही है। अभी 19 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस प्रकार से हम डेली चार्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, लेकिन ज्यादातर हमको फंडामेंटली स्टॉक का पता नहीं है। तो टेक्निकली जिस तरह के चार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से 16 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर 16 रुपए के नीचे ये स्टॉक जाएगा तो फिर चांसेस है कि आप में इसमें एक नए प्रकार का करेक्शन भी देखोगे। तो 16 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये स्टॉक ऊपर में 21 या 22 का लेवल जो है वो क्रॉस करेगा तो देयर आर चांसेस कि हम आप इसमें 30 रुपीज तक की भी रेंज देख सकते हो। तो एज ऑफ नाउ 16 रुपीज के स्टॉप लॉस के आप होल्ड कर सकते हो। ठीक, 16 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। मानवेंद्र सिंह जी से बातचीत कर लेते हैं। मानवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया हूँ सर, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए सर क्या कर रहे हैं वहाँ पर और क्या प्रश्न है आपका? सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। आज कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका?
सर मैं आरएफसी का शेयर लिया हूँ, 1537 शेयर है मेरे पास। कौन सी कंपनी सर? 152 रुपये 96 के हिसाब से। एक बार शेयर का नाम फिर से बता देंगे सर? IRFC का सर। IRFC, चलिए अच्छा। जी। अच्छा, आपने लिए हुए 152 रुपये 96 के हिसाब से। और 1537 शेयर। जी, क्या नजरिया क्या है सर आपका? सर अभी ये सोच रहा है एक दो महीने के सोच रहा है कि कैसे मेरा पैसा रिकवर हो जाए, अभी तो लॉस में चल रहा है। बाजार है सर, थोड़ा धीरज रखिए, उतार चढ़ाव बाजार में रहता है। कंपनी को काफ़ी अच्छे बीच में ऑर्डर्स मिले हैं, कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिली IRFC के अंदर। लेकिन अब ठीक है, आज अगर हम देखें तो करीब 1.5-2% की मजबूती जो है देखने को मिल रही है IRFC के अंदर। 135 का भाव है, आपने 152 पे लिए हुए, 20 रुपये पर शेयर का आपको फिलहाल नुकसान हो रहा है। 12-13% के आसपास का करेक्शन पिछले एक महीने में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। उससे पहले अगर हम इसके चार्ट्स पे आप नज़र डालेंगे तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पर अच्छे पैसे भी बनाए। लेकिन हाँ, आप नुकसान में हैं। सर IRFC के ऊपर जो है इनका प्रश्न है, और एक और हमारे दर्शक हैं अनजान यात्री जी, यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने अपना प्रश्न पूछा है और उन्होंने 169 रुपये पर लेकर के वो फंसे हुए हैं। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर लोग फंसे हुए हैं और अब वेट कर रहे हैं कि कब ये रिकवरी यहाँ पर आएगी। चुनाव के बाद क्या उम्मीद करें कि यहाँ पर इस सेक्टर को लेकर के आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, बहुत ही राइटली आपने मेंशन किया कि मार्केट में थोड़ा हमें धीरज रखना चाहिए, थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर मैं रेलवे काउंटर्स की बात करूं तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में रेलवे काउंटर्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दे दिए। आप IRFC देख लीजिए, रेलटेल देख लीजिए, RVNL देख लीजिए, तो ये सब रेल काउंटर्स जो है उन्होंने काफी अच्छा एक रिटर्न दे दिया है। सो नाउ देयर इज अ टाइम फॉर द टाइम करेक्शंस। तो मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए आपको। आप लॉन्ग टर्म स्टोरी के अंदर बिलीव कीजिए। जिस प्रकार से अभी आज सर ने जिस तरह से हाईलाइट किया कि इलेक्शंस आ रहे हैं, जैसे इलेक्शंस खत्म हो गए तो वापस जो नई सरकार आएगी उनके हिसाब से जिस तरह से रेलवे चलेगा, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से हमें इंटैक्ट रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ डेफिनेटली मार्केट के साथ ये हाई बीटा काउंटर है, तो मार्केट जिस तरह से नीचे आ रहा है, ये काउंटर में काफी अच्छा एक गिरावट हमने ऑलरेडी देख ली है। चांसेस है कि जहां से नई गिरावट तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो दो आपको दिख रही है कि बड़ी सी कैंडल जो बनी है उसको हम बुलिश एंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं, और ये दोनों कैंडलस्टिक्स पैटर्न के जो लो है वो लोअर लो है, लेकिन ये लोअर लो के साथ में इसकी जो मोमेंटम इंडिकेटर है वहां पे कोई भी प्रकार का नया लोअर लो नहीं बना है। तो ये फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल है कि चांसेस है कि स्टॉक में यहाँ से रिवर्स कर सकता है। एज ऑफ नाउ 130 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन आपको 127 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक स्टॉक 127 ब्रेक नहीं करता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको ऊपर में वापस 160 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो 160 के टारगेट के लिए 128 या तो 127 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें बने रहें। चलिए, तो ये राय आपके लिए IRFC के अंदर निकल करके आती हुई। नीतू त्यागी जी की प्रश्न आई है, क्या कह रहे हैं कि सर जी कल आपने मेरा सवाल पढ़ा था लेकिन जवाब नहीं दिया गया, आज दे दीजिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है सर, और 213 का भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि इलेक्शन तक क्या होल्ड किया जा सकता है? चुनाव को लेकर के फिर से वही बात आ गई सर। लोगों को लग रहा है PSU में रैली जो पिटाई हुई है वो शायद इलेक्शन के बाद, नतीजों के बाद जो है फिर से एक बार PSU से चमकते हुए दिखाई देंगे। इनके उस प्रश्न पर आपका क्या कहना है? इस शेयर में भी काफ़ी शानदार रैली रही है, और आज चूँकि PSU में दोबारा काफ़ी दिनों बाद जो है हम देख रहे हैं कि एक वापसी, एक रिकवरी दिखाई दे रही है। 4% की रैली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 201 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर नीतू जी को? 213 पे लिए हुए हैं, 201 का भाव है, इलेक्शन के नतीजों का इंतजार कर रही हैं, होल्ड करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनके लिए भी, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबके लिए, जिस तरह से लास्ट 2 साल में रेलवे काउंटर के अंदर रैली आई है, वी आर एक्सपेक्टिंग जैनम ब्रोकिंग रिसर्च का टीम जो है वो, उनका मानना है कि नेक्स्ट आने वाले 1 या 2 साल में हम शिपिंग और पोर्ट के रिलेटेड जितनी कंपनीज है उसमें एक बड़ी रैली दे सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है G20 समिट जो इस साल इंडिया में हुई थी। G20 समिट के अंदर हमने देखा था कि एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है जहां इंडिया से लेकर टर्की और यूरोप के काफी सारे देशों को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट का पूरा नया कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके चलते हमें लग रहा है कि आने वाले समय में पोर्ट सेक्शन या तो पोर्ट सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। और उसी की चलते हुए आप देख रहे हो शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया हो, अदानी पोर्ट हो, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे यहाँ जो गुजरात पिपवाव पोर्ट है उसको भी आप देख लीजिए, ये सभी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टोरी के अंदर बिलीव करना पड़ेगा। 6 से 8 महीना दीजिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अच्छे खासे रिटर्न बन सकते हैं। डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी ये हमारे फैमिली पोर्टफोलियो के अंदर है।
तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस 200 के आसपास चल रही है, आपकी 213 की खरीदारी है। मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप आता है 185 तक, तो मुझे वहां पे लॉन्ग करने का भी दिख रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो बाय ऑन डिप की यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी दूंगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। 200 से लेके 185, ये जो 15 रुपए का जोन है वो एक्यूमुलेशन जोन है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 180 के नीचे का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट है आप नेक्स्ट 6 से 8 महीने में वापस इसको 300 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए और नई खरीदारी भी बाय ऑन डिप में करनी चाहिए। चलिए, तो नीतू जी घबराइए नहीं, तो थोड़ा सा लंबा नज़रिया कीजिए, 1-2 महीने का नहीं कि नतीजे खाली देख करके चुनाव के आप निर्णय ले लें। 6 महीने 8 महीने का नज़रिया रखिए। अगर गिरावट किन्हीं कारणों से आती है तो वहाँ पे आप खरीदारी भी ऐड कर सकती हैं, और आपको 300 रुपये तक के लक्ष्य जो है भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। विशु डेर जी का प्रश्न आया है। विशु डेर जी कह रहे हैं कि सर आज तो सवाल ले लीजिए प्लीज़। बिल्कुल आपका सवाल लिया जा रहा है। और एक और PSU कंपनी सर, PFC के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, कह रहे हैं 380 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। 1 साल का इनका नज़रिया है कि 1 साल तक पावर फाइनेंस कंपनी को ये होल्ड कर सकते हैं। आज की अगर बात करें तो 384 का भाव है। शानदार मूव, क्या शानदार मूव, 6.25% के आसपास की रैली PFC के अंदर इस समय देखने को मिल रही है। इनकी खरीद जो है सर वो 380 पर है, तो प्रॉफिट में तो आ गए हैं, पर PSU कंपनियों की जिस तरीके से पिटाई हुई थी तो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा नीचे चला जाएगा। आपकी क्या सलाह रहेगी? इस शेयर में भी 6-7-8% का करेक्शन देखने को मिला है पिछले 1 महीने में। क्या ये PSU कंपनियों की जो पिटाई थी वो पूरी हो गई सर? आप अभी अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं PSU कंपनियों को लेकर के? क्योंकि बहुत लोगों की बहुत सारी पोजीशन फंसी हुई है उसमें। NHPC, एरिडा जैसे नाम खासतौर से बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास। तो पहले तो PFC पर आपकी राय जानना चाहेंगे, बाकी फिर बाद में कंपनियों पर। सो पीएफसी के ऊपर पहले हम डिस्कस करते हैं। तो पीएफसी में हमने देखा है कि करीबन करीबन दिसंबर महीने से जिस तरह से वो नए हाइस बनाता गया है, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो उसके मोमेंटम इंडिकेटर में लोअर हाइस बन रहे, तो क्लियर कट एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था। साथ ही साथ पीएफसी में एक अच्छा खासा जो सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं 380 का था, जिसको ब्रेक करते ही हमने देखा था कि नीचे में 350 तक का करेक्शन भी आ गया था। अब 350 के करेक्शंस के बाद हम देख रहे हैं कि आज एक फॉलो बाइंग है। अगर आप डेली कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखोगे तो 50 दिन और 20 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न डेफिनेटली फॉर्म हो चुका है। मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो भी करनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर से लेके आज हम मार्च में तो ऑलरेडी 4 महीने का एक कंसोलिडेशन जोन भी कंप्लीट हो चुका है, ऐसा हमें लग रहा है। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस 384 है। किसी को नई खरीदारी करनी है तो आप कीजिए। 350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 350 नीचे में ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि हम वापस इसको 400 क्रॉस होता हुआ देख सकते हैं, और उसके जो पिछले हाइस है 450 तक के, वहां तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बीएफसी में लॉन्ग करना चाहिए। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई यहाँ पर, और अगले दर्शक के पास चलते हैं। वो हैं मुकेश कुमार जी। मुकेश जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं सर आप? अरे हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं मुकेश जी? मैं ठीक हूँ सर। काफी दिनों से आपके कॉल लगा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। अरे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, काफी टाइम से देखता हूँ आपके प्रोग्राम को। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे 2 सवाल थे और एक छोटा सा आपके लिए एक सजेशन दूंगा आपके प्रोग्राम के लिए, अगर उसको आप इम्प्लीमेंट में कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। मेरे सर 2 सवाल थे। एक क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी पे मेरा सवाल था। मेरे पास 110 शेयर है 1550 के भाव पर। अच्छा, तो उसमें मतलब क्या करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहता हूँ उसमें। और एक है इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड, उसमें 300 शेयर हैं 372 के रेट पर। तो इन दोनों में क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ या इसमें शॉर्ट कर दूं? और दूसरा एक सब छोटी सी एडवाइस थी आपके चैनल के लिए। जैसे और चैनल्स हैं वहाँ पे ग्राफ जो दिखता है, ग्राफ और रेट दिखते हैं, वो थोड़ा सा विजुअल रेट दिखते हैं। मैं आपकी जो शिकायत है उस पर काम चल रहा है। और दूसरा जो आपके बैकग्राउंड पे जो क्वेश्चन मार्क जो पीछे आता रहता है ना, तो अगर आप अपने उसको थोड़ा सा कलरफुल वो कर दें तो थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। ऐसा लगता है जैसे स्मोक का कुछ पीछे वो चलता रहता है, जैसे क्वेश्चन मार्क जो आपके डिस्प्ले में पीछे चलता है, तो समथिंग स्मोक टाइप से कुछ लगता है। तो उसको थोड़ा सा कलरफुल कर दें, थोड़ा सा और थोड़ा विजुअल में अच्छा लगेगा, और थोड़ा ग्राफ थोड़ा साफ सा दिखे। मतलब डिस्प्ले पे भी ग्राफ दिखता नहीं है सर वो। बिल्कुल, आपकी ये जो ग्राफ वाली करते हैं तो हाँ बिल्कुल, ये जो ग्राफ वाली आपकी शिकायत है
ये अगले कुछ दिनों के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर उस पर काम चल रहा है। 2-3 हफ्ते के अंदर और आपकी बाकी शिकायत दूर आपका जाएगी। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं हर रोज एवरी मतलब डे आपके प्रोग्राम को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कॉल करने की, मैसेज करने की, बट कनेक्ट नहीं हो पाता कभी। थैंक्स कि आज कनेक्ट हुआ सर। अरे सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने गंभीरता से कार्यक्रम देखते हैं, पसंद करते हैं। आपकी सिंपलिसिटी बहुत पसंद आती है। एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन, सिंपल तरीके से आंसर देना, दैट इज एन मोर इम्पैक्टफुल, मतलब कि अच्छा लगता है काफी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जितने भी सुझाव है ना, उस पर बिल्कुल निश्चित रूप से काम होगा। और ग्राफ वाली समस्या को लेकर के और भी दर्शकों ने बोला है, उस पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका निस्तारण जो है वो हो जाएगा और आप लोगों को कार्यक्रम और बेहतर लगेगा। चलिए, इंडिया पेस्टिसाइड पे पहले बात कर लेते हैं। और वैसे मुकेश जी, आप भी गाना गाते हैं क्या? सर अपने लिए गाना गाता हूँ मैं, वैसे गाना कोई नहीं गाता, मैं अपने लिए कभी गुनगुनाता हूँ गाना। काफी बहुत बड़े गायक हैं। बाकी सेल्फ मेड गाने बनाता हूँ मैं अपने, मतलब अपने लिए खुद ही गाने गुनगुना के खुद ही बनाता हूँ। अच्छा, वैसे मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ सर। अच्छा, हेल्थ केयर क्षेत्र में। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, और ऐसे ही गाने बनाते रहिए। और कभी कोई मनी 9 पे के ऊपर कोई गाना बनाइएगा तो हमें अवश्य सुनाइएगा, क्योंकि आप गाना बनाते भी हैं, तो हमारे तमाम दर्शक भी उसको सुनना चाहेंगे। इंडिया पेस्टिसाइड पे बात कर लेते हैं। 300 शेयर सर 372 के भाव पे हैं, अभी इनके लिए क्या सजेशन रहेगा सर? सो आईपीएल या तो इंडियन पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑल टाइम ब्रेकआउट हमने देखा था 360 के आसपास। उसके बाद स्टॉक ऊपर में 425 तक गए, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। और लास्ट 3 दिन में जिस तरह की गिरावट आई है, मुझे लग रहा है कि इनके पास है तो ये होल्ड रख सकते हैं। नई खरीदारी के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे। हालांकि इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर है, आप डेली चार्ट पे देखोगे तो एक्सट्रीम ओवर सोल्ड जोन में है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे हम बाउंस देख सकते हैं। 3 टाइम्स हम देख रहे हैं कि 2022 में, फिर 2023 में, और ये 2024 है। ये तीनों साल में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो बॉटम है वो 200 के आसपास बना हुआ है। 270 का भी प्राइस चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल चार्ट काफी वीक हो चुका है। तो जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 190 का बन रहा है। सो 190 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही ये आईपीएल को होल्ड कर सकते हैं। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अगर नीचे में ये 190 ब्रेक नहीं करता है, जिस प्रकार से अभी ट्रेडिंग कर रहा है, 200 का लेवल होल्ड रखता है, तो इनिशियल लेवल पे हम देख रहे हैं कि आपको एटलीस्ट 250 260 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी में बात करते हैं। सीके भारती जी का प्रश्न आया है और कह रहे हैं कि मेरा सवाल एलआईसी के ऊपर है। 938 के भाव पर इन्होंने 20 शेयर लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि 3 महीने रुक सकते हैं। कल हमने जो मनी मास्टर लगाया था रात में, और उसमें बड़ी संख्या में लोगों का ये सुझाव था कि सर आपने बहुत दिन हो गए एलआईसी पे बात नहीं की, एलआईसी पे सवाल डिस्कशन में लेकर के आइए। चूँकि इस कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा हम रात को 8 बजे अपलोड करते हैं, और उस पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों के एलआईसी पे टिप्पणी आई थी। 896 पे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पूरे पीएसयू के साथ साथ एलआईसी में भी रिकवरी है, 3-3.5% ऊपर। 900 के ऊपर की, 938 के आसपास की इनकी खरीद है, तो यहाँ इनको करीब 40-45 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। एलआईसी सर या तो चल नहीं रहा था, बीच में फिर एक अच्छी शानदार रिकवरी देखने को मिली। हालांकि ये जो पिटाई हुई है पीएसयूज की, उससे ये भी अछूता नहीं रहा। पिछले 1 महीने में करीब 14% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर एलआईसी को लेकर के? क्या यहाँ पर भी आपको भविष्य में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है? यस डेफिनेटली, मेरे हिसाब से एलआईसी में इनको बने रहना चाहिए। नई इन्वेस्टर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। उसका रीजन है, आईपीओ होने के बाद फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि एलआईसी ने अपने आईपीओ वीक का हाई क्रॉस किया है। जिस दिन उसने आईपीओ क्रॉस का हाई वीक क्रॉस किया, उसके बाद हमने देखा कि 1200 की एक रैली भी आई है। मुझे लग रहा है कि वापस उस प्रकार की रैली आ सकती है। थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आप नीचे के लेवल से देखोगे तो 600 वाला स्टॉक ऑलरेडी 1200 हुआ, मतलब 100% काइंड ऑफ रिटर्न उसने सिर्फ 3 महीने में दे दिया है। तो देयर आर चांसेस कि हम थोड़ा इसमें कंसोलिडेशन पैटर्न देखेंगे, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी बढ़िया है। आप करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न्स हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 850 का एक स्टॉप लॉस रखिए और आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख सकते हैं। ओवरऑल इसमें पहला टारगेट जो रहेगा वो हमारा 1050 का रहेगा। जैसे 1050 का लेवल क्रॉस होगा तो इसमें एक नई तेजी भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 850 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और योगेंद्र कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं जरा। योगेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं सर, इंगेज होता था, मैसेज भी भेज रहे हैं, नहीं हो रहा था, आज हो गया। चलिए, अरे सर क्षमा चाहते हैं आपको कि आपको इंतजार करना पड़ा। आप अगर व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे सवाल पूछ लिया कीजिए, कोशिश करेंगे वहां से आपका प्रश्न। दोनों में ही अभी ट्राई किए हैं सर, इसीलिए अभी देखें अभी मिल गया ये जो है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए? सर कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता से, सब भालो? हाँ, सब भालो सर, बड़ोनगर से बोल रहे हैं।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? बहुत बहुत अच्छा सर, मैं तो बराबर देखता हूँ इसको जो है। उसके अनुसार बहुत सारा एक पर्चे में मैं अभी 31 आइटम मतलब ये रखा हूँ अभी जो है। अच्छा अच्छा। और देख रहा हूँ मैक्सिमम ही लॉस में आ गया इधर जो है सर। पूरा बाजार टूटा तो निश्चित रूप से, लेके और पहले आप प्रॉफिट में भी रहे होंगे, तो ये बाजार के हिसाब से रणनीति बदलती रहनी चाहिए। और दूसरा, बाजार में धैर्य रखना चाहिए। वो जो रैली आपने देखी ना जो इस बार की, कि एक तरफा बाजार चल रहा है, ऐसे बाजार नहीं चलता है। बाजार में थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना चाहिए। आज बताइए क्या सवाल पूछने चाहते हैं? बोल रहे हैं सर, मेरा MTAR टेक्नोलॉजी का जो है 28 शेयर लिया हूँ, 2256 का रेट है। ये देख रहे हैं और गिरते ही जा रहा है। इसमें क्या करें सर? इसमें सबसे कौन बड़ा सी कंपनी सर, एक बार फिर से बताइए जरा। MTAR। अच्छा, MTAR टेक्नोलॉजी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ। ओके ओके। अच्छा, किस रेट पे बताया आपने? 2256, मतलब एवरेज करते करते 2256 में आया है सर। 2501 में लिए थे पहले, एवरेज करते करते अभी 2256 हुआ है सर। बड़ी मतलब जो है आपके लिए स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि शेयर लगातार गिर रहा है। और लगातार गिर रहा था। पिछले एक महीने में 10-11% का, पिछले 6 महीने में 32% का नेगेटिव रिटर्न, और पूरे साल में महज 2% का रिटर्न, जिसमें कि हमने देखा बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब जब इस तरह की कोई गिरावट किसी शेयर में आने लगे ना, तो कोई किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से एक स्टॉप लॉस जरूर लगवा लिया कीजिए, क्योंकि फिर जब पेन बढ़ता है तो फिर नुकसान बुक करने का मन नहीं करता है। अभी पूछते हैं किरण जी से कि उनका क्या रुझान है यहाँ पर। सर, 2100 के ऊपर की खरीद है, 400 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है, 1704 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी सर? पूरे साल शेयर नहीं चला है। सर, MTAR की अगर बात करें तो जिस प्रकार से आपने बताया कि टेक्निकली तो चार्ट काफी वीक हो चुका है। आप किसी भी एनालिस्ट को पूछोगे एज ए टेक्निकल एनालिस्ट तो चार्ट काफी वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर है, क्लियर कट एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब इसमें जो अच्छी बात है वो क्या है वो हम डिस्कस करें तो प्रीवियसली 2022 में हमने देखा था कि स्टॉक में एक रेजिस्टेंस था 1700 के आसपास का। जैसे ही वो रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ, हमने देखा एक अच्छी रैली आई, वापस 1700 के आसपास स्टॉक होल्ड कर रहा है। दूसरा एक अच्छी जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि अभी हमने देखा कि 1700 के नीचे के बॉटम बने थे। प्रीवियसली फरवरी में भी 1700 के आसपास के बॉटम बने थे। सो अब की बार नए बॉटम बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोमेंटम इंडिकेटर है वहां पे नए बॉटम नहीं बने। तो ये एक हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना है वो करना है 1660 का। अगर 1660 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पे और गिरावट आ सकती है। और जैसे सर ने बताया कि मैं सभी दर्शक मित्रों को बोलूंगा कि कभी भी मार्केट भाव गिर रहा है तो उसको जस्ट वो भाव नीचे आ गया है या तो शेयर सस्ता हो गया है, इस लॉजिक के पीछे से कभी भी हमें एवरेज नहीं करना चाहिए। आप कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं ना कहीं आप अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और स्टॉप लॉस के चलते ही आपको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको प्लान करना चाहिए। जी, चलिए सर, आखिरी सवाल इस पर अभी बात करते हैं, क्योंकि बजिंग स्टॉक्स के सेगमेंट का भी वक्त हो गया है। एक साथ मैं चाहूँगा 2 सवालों पर टिप्पणी अगर आप कर दें। एक तो हमें सवाल भेजा गया ऋषु श्रीवास्तव की तरफ से, कह रहे हैं कि आज मेरा सवाल प्लीज़ दे लीजिए। मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही पूछा था। ऋषु जी के पास अशोक लेलैंड के शेयर हैं सर, इनके पास 20,000 शेयर ले रखे हैं 186 के भाव पे, 4 अप्रैल तक ये होल्ड कर सकते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी सर, मुझे नहीं पता आपने क्यों नहीं ली, हालांकि ये शेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म लगातार कर रहा है। दूसरा सर, HL के ऊपर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं वितु राय जी। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम चाहेंगे कि अगर आप दे सकें हमारे दर्शकों को। तो अशोक लेलैंड और दूसरा कौन सा स्टॉक है? HAL सर, HAL में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। परफेक्ट। तो पहले अशोक लेलैंड की हम बात करते हैं। जिस तरह से ऑटो के अंदर एक रिकवरी आई है, चांसेस है कि हम इसमें भी ऊपर के लेवल देख सकते हैं। तो होल्ड रखिए डेफिनेटली अशोक लेलैंड। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है वो 158 का है। तो 158 के स्टॉप लॉस के साथ आप अशोक लेलैंड होल्ड कर सकते हो। ऊपर में 171 172 तक के टारगेट, वहां पे वापस एक बार आप चार्ट रिव्यू कर लीजिए। दूसरा स्टॉक है HAL। HAL की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे थे कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न नेगेटिव थी, लेकिन वापस अब हाइड ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में रिज्यूम कर रहा है। साथ ही साथ पिछले टाइम का उनका जो रेजिस्टेंस था 3000 का, वो कहीं ना कहीं अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक 3000 का लेवल HAL में नहीं ब्रेक होता है तब तक कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई HAL पे ऊपर सर क्या करना चाहिए सर? अभी एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। HL 3000 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट आती है हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो जिनके पास भी होल्डिंग है वो 3000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे HL के अंदर। तो अभी HL के अंदर काफ़ी उड़ान बाकी दिखाई दे रही है किरण जी को। इस बीच हमारे साथ विक्रम जी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत खूबसूरत जगह से आप बात कर रहे हैं। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? सर मेरे पास टीटागढ़ रेल सिस्टम के शेयर है 50 होल्ड पे, 1000 की बाइंग है, तो अभी क्या होल्ड करना चाहिए या? कंपनी का नाम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। टीटागढ़ रेल। टीटागढ़, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, टीटागढ़ वैगन्स के 100 शेयर आपने लिए हुए हैं। किस भाव में बताया आपने? 50 शेयर है सर 1000 के भाव पे। 50 शेयर 1000 के भाव पर लिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा आपकी भी खरीद थोड़ी सी ऊपर हो गई है सर। आप आज 6.5% ऊपर है, फिर भी 877 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपकी खरीद से अभी भी ठीक ठाक दूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सर बिल्कुल पीक पे जाकर के लिया इन्होंने, 1000 रुपये के आसपास का पीक बना था और 1-1.5 महीने पहले तो हमने देखा था, और वहीं पे जाकर के इन्होंने इस शेयर में खरीदारी की है। अभी क्या करना चाहिए सर? वहाँ से तो काफ़ी करेक्शन भी आ चुका है, अभी क्या होल्ड करें? रेलवे शेयरों पे एक बार फिर से आपकी राय जानना चाहेंगे, और IRFC पे हमने बातचीत कर ली है। टीटागढ़ वैगन को लेकर के क्या व्यू है आपका? टीटागढ़ वैगन की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि एकदम पीक पे इन्होंने एंट्री ली है, लेकिन अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज जो हम देखने को मिल रही है वो ये है कि जिस प्रकार से डेली चार्ट हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 850 860 उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जिसको क्रॉस करने के बाद उसने 1100 तक के लेवल्स दिखाए थे। वापस स्टॉक 850 के आसपास से सपोर्ट ले रहा है, और हम देख रहे हैं कि वापस हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न में रिज्यूम कर रहा है। कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर में भी एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कंडीशनल है। आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 805 का रखना पड़ेगा। अगर अगली बार 805 ब्रेक हुआ तो ये और भी नीचे जा सकता है, तो 805 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप टीटागढ़ वैगन में बने रहिए। नए जो दर्शक देख रहे हैं, अगर ये स्टॉक 900 क्रॉस करता है तो आप वहां पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अगर 900 क्रॉस करता है उसके बाद ही हमें नया फ्रेश खरीदारी करना है। जैसे ही 900 का लेवल क्रॉस होगा उसके बाद इसमें एक बढ़िया रैली 1100 तक की डेफिनेटली हम देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 800 का स्टॉप लॉस, 900 के ऊपर नई खरीदारी।